हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेपाल में उड़ते ताबूत बन रहे हैं विमान, जो भी फ्लाइट्स है वो 30 साल में 28वां प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3D मैप के थ्रू इसके बारे में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पर, और अभी जो स्थिति हुई है, और प्लेन क्रैश का फेसबुक लाइव भी हुआ, जो यात्री थे वो भी आपको दिखाएंगे। बड़ा ही मार्मिक पूरा दृश्य था वह। पड़ोसी देश है, भारत भी इफेक्टेड हुआ है, भारत के लोग भी, उनका भी निधन हुआ है इस पूरे मामले में। और भी कई टॉपिक है। मिस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है, इस पर चर्चा होगी। वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्रेन में चौथी परत की खोज की है पहली बार, उसके बारे में जानेंगे क्या नाम है और क्या उपयोगी है वो। हाई कोर्ट में 2 कपल जज बने हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, किस पड़ोसी देश में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया जिसमें 5 भारतीय समेत 68 लोगों की मौत की खबर है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, नेपाल है। ये स्थिति हुई है, बड़ा ही भयानक दृश्य था, दर्दनाक दृश्य था ये। नेपाल का यति एयरलाइंस है और 15 जनवरी की सुबह क्रैश हो गई है। मैप के थ्रू देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। प्यारा भारत है और पड़ोसी नेपाल है यहाँ पर। और इस जगह पर यहाँ ये है काठमांडू एयरपोर्ट। तो यहीं से फ़्लाइट, ये पोखरा नेपाल में ही, पोखरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाना था। तो नेपाल के राजधानी काठमांडू से फ़्लाइट यहाँ से ये टेक ऑफ हुई है और इसे पहुँचना था पोखरा पर, इस जगह पर, ठीक है। और पोखरा ये कितनी दूरी थी? 27 मिनट की दूरी थी। और वहाँ पहुँचते ही वो क्रैश हो गई फ़्लाइट, और जितने लोग थे लगभग उनके मार जाने की खबर है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से मात्र 10 सेकंड पहले की बात है ये रहा एयरपोर्ट। और यहाँ आने से ठीक पहले इसी जगह पर जो रिवर है, इस जगह पर, तो वहीं पर ये क्रैश हो गया। मात्र 10 सेकंड बचा हुआ था। और ये पुराने हवाई अड्डा इस तरफ है, उसी के पास में ये चीन की मदद से नेपाल ने ये बनाया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है इस पर, और वहीं क्रैश हो गया। नेपाल में पिछले 13 साल में 8वां बड़ा प्लेन क्रैश है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। अगर छोटे मोटे हादसे सब देख लेना, 13 साल में 21 हादसे हुए, और अगर 30 साल में देखेंगे तो 28वां ये विमान हादसा है। जांचकर्ताओं को वहाँ से ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इंक्वायरी वहाँ पर चल रही है। कितने लोगों की मौत हुई है वहाँ पर? तो फ्लाइट के 4 क्रू मेंबर सहित 72 लोग उसमें सवार थे, 5 भारतीय थे। और 16 जनवरी की दोपहर तक 68 शवों को ढूंढा जा सका है। मृतकों में भारतीय भी शामिल हैं। और यूपी के गाजीपुर के निवासी हैं, इनमें से 4 युवक, एक और यूपी का ही है। तो इसमें से एक जो युवक है वो पूरी फ़्लाइट के अंदर बैठकर वो वीडियो भी बना रहा था वहाँ का, ठीक है। तो ये इस तरह से देख रहे हैं आप, ये फ़्लाइट आई है और अचानक से टर्न हो गया, ये स्थिति हो गई। और उसके बाद जो नज़ारा यहाँ पर है, जो आग जल रही है, वो देख रहे हैं आप पूरा। और ये वीडियो है जो सोनू जायसवाल ने फेसबुक लाइव किया था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोनू ये अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखो इस तरह से लैंड हो रहा है। सब लोग खुश थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे। कभी सोनू जो है अपना चेहरा, कभी जो साथी यात्री थे उन सब का चेहरा दिखा रहा था। और बस 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, उसके बाद वहाँ पर वो फ़्लाइट में अचानक चीखने की आवाज़ आने लगी और फिर आग का पूरा नज़ारा दिखने लगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं। ये फेसबुक लाइव हुआ था ये वीडियो, ठीक है। और ये देखिए अचानक से क्रैश हो गई फ़्लाइट और सिर्फ आग ही आग है वहाँ पर। मतलब हादसा हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नेपाल में वहाँ राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? पुष्प कमल दहल। तो उन्होंने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की इंक्वायरी करवा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नेपाल में उड़ना खतरनाक क्यों है? क्यों देख रहे हैं हम लोग कि इतने सारे जो विमान हैं वहाँ पर ताबूत बन रहे हैं, तो से एक वहाँ क्रैश हो जा रहा है। देखिए
एक तो कुछ लिस्ट दिखा दूं मैं जो इम्पॉर्टेंट है। 10 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई ना, वो पिछले कुछ सालों का 2010 के बाद का ये हम देख रहे हैं। ठीक है, मामला ये है कि नेपाल जो है ना वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नज़दीक ले चलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका है वो हिमालय के गोद में है और प्राकृतिक बसावट ऐसी है इसकी कि यहाँ पर उड़ान भरना खतरनाक होता है। ये देख रहे हैं, टेरेन है, यानी पहाड़ है, उसके ऊपर में या बहुत ऊंचे पहाड़ है तो 2 पहाड़ों के बीच से जहाज़ को आगे बढ़ना होता है, प्लेन को, और वही खतरनाक होता है। यति एयरलाइंस जो उसका जो प्लेन क्रैश हुआ है वो द हिंदू के मुताबिक 15 साल पुराना है। कुछ न्यूज़पेपर उसको 45 साल पुराना बता रहे थे। और वो जो जहाज़ है ना, वो इससे पहले किंगफिशर एयरलाइंस का हुआ करता था, वहाँ उड़ान भरा करता था। बाद में जब किंगफिशर बंद हो गई तो वो यति एयरलाइंस जो नेपाल का है वहाँ पर ये पहुँच गया था। तो इस तरीके से क्या होता है वहाँ पर कि जो पुराने विमान हैं बहुत सारे वहाँ पर, तो उसमें वेदर रडार भी नहीं होते हैं उतने आधुनिक तौर पर, और इसकी वजह से पायलट को रियल टाइम मौसम की जानकारी भी नहीं मिलती है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, मौसम ख़राब होता है, कभी ठीक होता है। हालांकि अभी जो एक दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें मौसम बिल्कुल ठीक था। और एक और बात है कि अनुभवहीन पायलट वहाँ पर बहुत भी खतरनाक स्थिति बनाते हैं, और वहाँ जो रेगुलेशन है ना वो उसको ढंग से उसका पालन नहीं किया जाता है, नियमों का, और इसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है उसका, ये होता है ब्लैक बॉक्स। हालांकि इसका कलर लाल जैसा होता है, नारंगी कलर का होता है, लेकिन कहते हैं ब्लैक बॉक्स। मजबूत स्टील या फिर टाइटेनियम का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर डिवाइस होता है जो कि प्लेन के क्रैश होने के बाद जो जांच होती है उसको मदद मिलती है इससे, और इससे पता चलता है कि क्या अंतिम क्षणों में वहाँ पर हुआ था। ओके, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें, और दूसरा होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ब्लैक बॉक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बड़ा से बड़ा अगर झटका लगे या फिर आग लगे, बहुत हाई टेम्परेचर हो, तब भी वो झेल जाए और अंदर कुछ ख़राब भी ना हो। तो ज़्यादातर बार क्रैश होने के बाद जो है आग लग जाती है फ्लाइट में फ्यूल की वजह से, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को भी झेल लेता है। और यहाँ तक कि अगर पानी में डूब जाता है तब भी सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ इसके लिए। हेलीकॉप्टर हो या प्लेन हो, सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद ये है कि इससे शायद कुछ बात पता चले कि क्या हुआ आखिर था, जांच में ये सब निकलेगी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिस यूनिवर्स। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का बुक जो है ना, करंट अफेयर्स का, वो अवेलेबल हो चुका है आपके एग्जामिनेशन के लिए। शानदार बुक है और इसमें तमाम अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। और सबसे पहले जो भी जितने भी टॉपिक हैं ना, 1500 MCQ हैं और विद नोट्स है। तो उन सब 1500 टॉपिक को पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा किस पेज पर है, ताकि आप सीधे वहीं पहुँचे और वहीं पर आप उससे रिलेटेड कंटेंट देख सकें, समझ सकें। ओके, डबल कलर में है, आपके समझ में आएगा और बहुत ही पठनीय है, आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारी जो कंटेंट है उससे तमाम एग्जामिनेशन, चाहे UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, MPSC हो, इन सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करंट अफेयर्स के खास तौर पर टकराते हैं। और अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है SSC GD कांस्टेबल का, उसमें तो शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बुक आपके लिए तैयार की गई है, हज़ारों स्टूडेंट ने परचेज किया है, आप भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान भी है आप सबके लिए, 1 ईयर का मात्र 150 रुपये में। इसके थ्रू आपको पिछले और अगले 1 साल तक के तमाम करंट अफेयर्स के PDF मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इन सब में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है अगले 1 साल तक। तमाम तरह के एग्जामिनेशन के वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और इस बुक पर मेंबरशिप के जरिए छूट भी मिलती है 20% की। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 विजेता का नाम बताएं। आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि 2023 चल रहा है, आगे 2022 क्यों? तो ये 2022 का ऐलान हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आर बोनी गैब्रियल। कहाँ की हैं? तो USA की हैं, अमेरिका की हैं। नाम आपको ध्यान में रखना है, आर बोनी ग्रेबियल। ठीक है, और फोटोग्राफ ये रहा। तो अमेरिका के न्यू ऑरलेंस
वहाँ पर आयोजन हुआ, समारोह हुआ 15 जनवरी को। और जो वहाँ की अमेरिका की मिस यूएसए थी आर बोनी गैब्रियल, उन्हें ये ताज मिला है मिस यूनिवर्स का। ठीक है, किसने पहना है ये ताज? तो हरनाज संधू, जो 2021 के खिताब की विजेता थी मिस यूनिवर्स 2021, हरनाज संधू, ये इनके पीछे आपको शायद दिख रहा होगा, ये ताज पहना रही हैं हरनाज संधू। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एक मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। ओके, और इंडिया की कौन थी मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किसने किया था? तो वो दिविता रॉय। हालांकि वो टॉप 16 में जगह बना लिया था, लेकिन उसके बाद जो और सिलेक्शन हुआ उसमें वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। तो ये इनके बारे में कुछ और बताऊँ। आर बोनी गैब्रियल ये फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं और सिलाई प्रशिक्षक हैं। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और खुद का कपड़ों का ब्रांड भी है इनका। मिस यूनिवर्स खिताब के बारे में भी कुछ और जान लें। और ये जो प्रतियोगिता है उसको अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करवाती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और शुरुआत हुई थी मिस यूनिवर्स चुनाव की जून 1952 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक इम्पॉर्टेंट डे है, आंसर होगा 15 जनवरी को। ठीक है, हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केएम करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। उससे पहले कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर हुआ करता था। पहली बार भारतीय को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो इसी की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में जो हुआ था उसकी याद में। हालांकि जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तब कमांडर इन चीफ का पद राष्ट्रपति को दे दिया गया था। ठीक है, और भारतीय सेना के जो चीफ थे वो भारतीय सेना के चीफ ही कहे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन में चौथी परत की खोज की है। तो इस परत का नाम बताएं, इस लेयर का नाम बताएं। आंसर होगा इसका SLMOY। फुल फॉर्म क्या है? सबराचोनाइड लिम्फेटिक लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, चौथे लेयर की खोज की गई। SLYM क्या कहेंगे इसे? सबराचोनाइड लिम्फेटिक लाइक मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन फिर डिटेल बताते हैं फोटोग्राफ के जरिए। क्वेश्चन होगा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में एक चौथी परत सबराचोनाइड लिम्फेटिक लाइक मेम्ब्रेन यानी SLYM की खोज की है? तो आंसर होगा इसका यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर अमेरिका का और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क का। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। देखिए आपको दिखाता हूँ। अब तक ये माना जाता था कि मानव का जो मस्तिष्क है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूरा, अर्चनॉइड और पिया मेटर। ठीक है, ड्यूरा, अर्चनॉइड और पिया मेटर। लेकिन ये पहली बार ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये ढूंढा गया है और पता लगा है कि ये भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक लेयर है। तो इस लेयर की खोज की गई है मानव मस्तिष्क के। देखिए अभी तक ना ब्रेन को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जो हमारा विज्ञान है वो लगातार और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्रेन अभी भी बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है हमारा दिमाग, और इस दिमाग पर रिसर्च चल रहा है और एक नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये पता चला है कि एक और लेयर है। तो ये एक तो ये जो है वो बोन हो गया ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे का एक लेयर हो गया ड्यूरा, दूसरा लेयर हो गया अर्चनाडो ये वाला हिस्सा, और तीसरा पिया मैटर ये वाला जाना जा रहा था। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये भी एक लेयर है और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्रेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उज्बेकिस्तान में
कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत की किस कंपनी के 2 सिरप बच्चों को नहीं पिलाए जाने योग्य बताया? सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया। अब देखिए, कुछ ही महीने में ये दूसरा मामला है जब ऐसी नौबत आई है। WHO के द्वारा कहा गया है भारतीय बच्चों के कफ सिरप को लेकर उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हो गई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेडियन बायोटेक। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया। इससे पहले WHO ने आरोप लगाया था कि दिसंबर में इस कंपनी के सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हो गई थी। और ये सिरप जो है ना, वो नोएडा बेस्ड कंपनी है, मेडियन बायोटेक उसने बनाए थे। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं WHO ने क्या रिकमेंड किया है। तो नोएडा की कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था, उज्बेकिस्तान पहुंचा था। और WHO का कहना है कि इस कंपनी के 2 सिरप में दूषित मात्रा में असंतुलित दूषित पदार्थ पाए गए हैं उसमें। एक बार उज्बेकिस्तान भी चलते हैं, फिर और बताते हैं आपको। तो ये रहा प्यारा बात। उज्बेकिस्तान जो है ना, सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैप इसलिए भी दिखाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए एग्जामिनेशन में। तो ये जो जितना कलरफुल दिख रहा है ना यहाँ, ये सेंट्रल एशियन यानी मध्य एशियाई देश है। और उसी में ये वाला जो हिस्सा है वो उज्बेकिस्तान है, रेड कलर वाला। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान, यहीं पर ये घटना हुई थी। WHO ने जांच में पाया कि इस सिरप में दूषित पदार्थ के रूप में 2 खासतौर पर केमिकल हैं, ये वाले और ये वाले। क्या क्या नाम है इसका? डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये सही मात्रा में मौजूद नहीं था। और बहुत सारे देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री में ये सब बैन है। WHO और उज्बेकिस्तान की शिकायत के बाद उसके बाद भारत सरकार ने क्या कहा? मामला ये है, सवाल ये भी। तो सरकार ने कंपनी के सभी सिरप को टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। और जांच में कंपनी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए, जैसा कि न्यूज़पेपर का कहना है, इंडियन एक्सप्रेस का और तमाम दूसरे न्यूज़पेपर का। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी को मेडियन बायोटेक कंपनी का जो उत्पादन का लाइसेंस है ना, उसको सस्पेंड कर दिया है। देखिए, ऐसा ही केस आया था गाम्बिया में। गाम्बिया अफ्रीकी देश है। और अक्टूबर में वहाँ मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा जो निर्मित कफ और कोल्ड सिरप था, ये आरोप लगा था कि उसके पीने से बच्चों की मौत हो गई थी। वहाँ पर 70 बच्चों की मौत, बड़ी बात है। हालांकि बाद में सरकार ने ये कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हमने जांच की है। और इस बात को जाहिर करने में WHO ने बहुत जल्दीबाजी दिखाई कि इंडियन कंपनी के दवा की वजह से ऐसी स्थिति हुई थी। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि ये जो पदार्थ है जो सिरप में मिलाया गया, एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसे क्यों मिलाया जाता है सिरप में? देखिए, ये एक कार्बन कंपाउंड है, इसमें ना खुशबू होती है, ना कलर होता है, स्वाद मीठा होता है। तो इसे बच्चों के सिरप में संतुलित मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे बच्चे इसे आसानी से पी सकें। यदि ये असंतुलित मात्रा में हो गया पदार्थ तो ये जानलेवा हो जाता है। और इसी वजह से कई देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कुछ देशों ने उसको बैन लगाया हुआ है उस चीज़ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। UNMISS यानी यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, तो उसमें तैनात कितने भारतीय पीस कीपर्स को जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र पदक यानी UN मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा 1171, 1171। और ये ट्वीट देख रहे हैं आप, UNMISS की ओर से जारी किया गया है। तो पीस कीपर्स हैं, शांति सैनिक हैं। तो उनको 12 जनवरी को वहाँ पर साउथ सूडान का एक स्टेट है अपर नील, तो वहाँ पर मेडल से सम्मानित किया गया है। एक बार साउथ सूडान भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा प्यारा भारत। और साउथ सूडान जो है ना, वो अफ्रीकी देश है। तो अब देखते हैं, ये है पूरा अफ्रीका। और यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला रेड वाला, वो सूडान है। और इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये है साउथ सूडान। तो यहीं पर, इसी जगह पर जो UN पीस कीपिंग मिशन है, शांति सैनिक हैं, उन सबको सम्मानित किया गया है, UN मेडल से सम्मानित किया गया है। ये पीस कीपिंग फोर्स में ये मतलब
शानदार काम के लिए ये मेडल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में भर्ती के लिए किस भाषा के पेपर को अनिवार्य बनाने का प्रावधान, मतलब वो प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? आंसर होगा तमिल लैंग्वेज। अब वहाँ पर चूँकि विधेयक को पारित कर दिया गया तो गवर्नर अगर साइन कर देते हैं RN रवि, तो वहाँ की तमाम नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए तमिल का एक पेपर देना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये 13 जनवरी को विधेयक पास हुआ है और यही होगा कि ये भाषा का पेपर पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, सेवा शर्तों में शामिल कर दिया गया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा ये कहना है तमिलनाडु सरकार का कि इससे तमिलनाडु के स्थानीय लोगों को सहूलियतें होंगी, क्योंकि वास्ता जो है, जो स्थानीय लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारियों से बातचीत भी तमिल में ही समझ में आएगी बातचीत करने में। तो अगर वो कर्मचारी सरकारी वो तमिल जानते होंगे तभी वहाँ कम्युनिकेशन हो पाएगा और इससे सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो बेहतर ढंग से काम हो पाएंगे। देखिए, भारत के कई सारे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। हालांकि टेस्ट लेने की व्यवस्था तो हर जगह नहीं है, लेकिन जैसे झारखंड में वहाँ जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं स्टेट सर्विस मेंस के, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज कुछ अनिवार्य होते हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, वहाँ पर अगर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। हालांकि वहाँ पर कोई उस पेपर का मतलब उसका पेपर देना, एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे असमी लैंग्वेज नहीं आता है, तो असम में आप राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो ये है वहाँ। ठीक है, तो ये तमिलनाडु ने ये कार्रवाई की है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर RN रवि हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले हाईकोर्ट का नाम बताया, ऐसा पहला हाईकोर्ट जहाँ 2 दंपति जज हैं, 2 कपल। आंसर होगा राजस्थान हाईकोर्ट। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसने अभी हाल ही में 13 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी। तो इसमें से एक है नूपुर भाटी, तो उनके पति यानी जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी वहाँ पहले से ही जज थे राजस्थान हाई कोर्ट में। तो ये कपल हो गए एक, जबकि एक और कपल यानी पति और पत्नी दोनों जज हैं वहाँ पर, जस्टिस महेंद्र गोयल और उनकी पत्नी जस्टिस शुभा मेहता, तो हाई कोर्ट में वहाँ जज हैं। तो इसी के साथ अब 2 दंपति वाले यानी 2 कपल हैं, एक पति पत्नी और फिर दूसरे पति पत्नी, वो जज हैं। ऐसा पहला हाई कोर्ट है देश का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में किस परियोजना की घोषणा की? आंसर होगा आरोग्य मित्र। तो आरोग्य मित्र परियोजना की घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसके तहत ये होगा कि भारत जो है ना, वो प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकट से प्रभावित किसी जो डेवलपिंग कंट्री है उनको आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट है आरोग्य मित्र प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने डेवलपिंग कंट्री के विकास समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस उस पर रिसर्च करने के लिए किस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? आंसर होगा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको उनके सपोर्ट के लिए ये सेंटर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो आपके लिए अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हाँ, जिन लोगों को कंटेंट बेहतर लगा हो इस करंट अफेयर्स का तो वो शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं कल।